ड्रामा के स्टार्टिंग में जिंगसू हमें कहानी बता रही थी। आज उसकी शादी ली से हो रही थी। शादी वाले दिन उसे काफ़ी महंगा गिफ्ट मिलता है। हालांकि उसे पता नहीं था कि ये गिफ्ट किसने दिया, लेकिन वो खुश थी क्योंकि ये गिफ्ट उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वहीं दूसरी तरफ कहानी के हीरो जो को दिखाया जाता है, जो कि ये जिंगसू का फ्रेंड था और वो जिंगसू से प्यार करता था। लेकिन जिंगसू तो ली से शादी कर रही थी, तो यहाँ पर वो शादी वाले दिन लास्ट टाइम उसे देखने के लिए आया था, उसे ये गिफ्ट देने के लिए आया हुआ था। हालांकि जो चाहता तो आसानी से जिंगसू से शादी कर सकता था, लेकिन वो जानता था जिंगसू ली से प्यार करती है और उसकी खुशियों को वो नहीं छीन सकता था। बस वो जिंगसू को देख करके वहाँ से चले जाता है। इधर ली जिंगसू को लेने के लिए आया था। पिछले 10 सालों से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और फाइनली शादी करने वाले थे। मोस्टली लाइफ में यही एक हैप्पी एंडिंग होती है कि शादी हो गई, हैप्पी एंडिंग। लेकिन वहाँ से जो लाइफ की दूसरी शुरुआत होती है उसके बारे में कम ही लोग बात करते हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही ली जिंगसू को चीट कर रहा था। उसकी नई गर्लफ्रेंड जीजी थी। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। ये वीडियो जिंगसू को मिलता है और वो ली को दिखा के पूछती है इस बात का क्या मतलब है। ली उसे कहता है, ओह तुम्हें पता चल ही गया। ऐसा है ना कि फ़िलहाल मैं जीजी के साथ हूँ, मैंने तुमसे वैसे भी बोर होने लगा हूँ, तो 1 महीने के लिए हम डाइवोर्स लेकर के अलग हो जाते हैं, क्योंकि जब तक तुम मुझसे डाइवोर्स लोगी नहीं जीजी मुझे इंटीमेट होने नहीं देगी। 1 महीने बाद जब मेरा मन उससे भर जाएगा तो फिर मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। उसने जिंगसू के लिए डाइवोर्स पेपर भी तैयार करके रखे हुए थे। अब ली के दोस्तों को तो ये लग रहा था कि जिंगसू पिछले 10 सालों से ली से प्यार करती है। सिर्फ प्यार ही नहीं, इनफैक्ट वो उस पर डिपेंडेंट है। जिंगसू को ऐसी बीमारी है कि वो ली के बिना बोल ही नहीं पाती है, तो वो इन पेपर्स पर साइन नहीं करने वाली है। इसी बात का अकड़ ली पर था, लेकिन जिंगसू एक बार में मान जाती है। वो उसके दिए गए उन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। लेकिन उसने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि जो भी हो जाए वो ली के लाइफ में अब दोबारा नहीं आएगी। बस बहुत हो गया। ली यहाँ पर अकड़ में कहता है, डोंट वरी, 1 महीने बाद मैं वापस तुम्हारे पास लौट आऊँगा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्त जिंगसू का मजाक उड़ा रहे थे कि वो लड़की वैसे भी किसी काम की नहीं है, म्यूट है तुम्हारे बिना, जाएगी कहाँ वो। और ली भी उन्हीं में उसकी मजाक उड़ा रहा था। जब ये बात जिंगसू सुनती है तो उसका दिल टूट जाता है। पिछले 10 सालों से वो प्यार करती है। असल में 10 साल पहले जिंगसू के मॉम डैड का डेथ कार एक्सीडेंट में हो गया था, और वो कार एक्सीडेंट में मतलब ली के मॉम डैड भी आए थे, बट वो दोनों बच गए थे। तो यहाँ पर जो ली था वो जिंगसू को अडॉप्ट कर लेता है। उसकी कंपनी वगैरह जो है ली और उसकी फैमिली ही संभाला करती है। जिंगसू को तो ऐसा लगा था उस टाइम से उसे ये प्रॉब्लम हो गई थी कि वो ली पे फुल्ली इमोशनली डिपेंडेंट हो गई थी। उसके अलावा वो बोल ही नहीं पाती थी। उसे ऐसा लगा था कि उसके लाइफ का उसे प्यार मिल गया है, लेकिन रियलिटी हमेशा बहुत ज़्यादा ही कड़वी होती है, और हो भी यही रहा था। ली इस तरीके से जिंगसू का मजाक उड़ा रहा था, बट उसने सोचा नहीं था एक डाइवोर्स पेपर पर साइन, एक धोखा, और उसने जिंगसू को हमेशा के लिए खो दिया था। ली के इस रवैये को देख करके जिंगसू आगे बढ़ती है और अपने इकलौते फ्रेंड जो को कॉल करती है। जो का उसे फ़ोन आता है। जो उसे कहता है, कैसी हो तुम। शादी के कुछ महीने बाद उसने उसका हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया था। जिंगसू उसे कहती है वो डाइवोर्स लेना चाहती है। जो को ऐसा लगा जैसे कि उसे उसकी ज़िंदगी वापस मिल गई। वो जिंगसू से पूछता है क्या वो उससे शादी करेगी। जिंगसू तुरंत ही हाँ कह देती है। वो खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, वो उसे लेने के लिए आ रहा है। जिंगसू घर जाकर के अपने सामान को पैक कर रही थी। इस घर में उसके और जो की बहुत सारी यादें थी। ली की बहुत सारी यादें थी। ली के फर्स्ट प्रपोजल से लेकर के उनका लड़ना झगड़ना, धीरे धीरे ली का जिंगसू से बोर होना, उससे अलग होना और जीजी में इंटरेस्ट लेना, ये सारी यादें यहाँ पर थी। जिंगसू को वो कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। वो जब भी अपनी मर्जी का कुछ करना चाहती थी वो उसे रोक देता था। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है। वो जानबूझ करके जिंगसू का मजाक उड़ाते हुए उसके और उसके मॉम डैड की लास्ट फ़ोटो गिरा के तोड़ देती है। जिंगसू खींच करके जीजी को थप्पड़ मार देती है। तभी ली यहाँ पर आ जाता है। वो जिंगसू पर ही गुस्सा करने लगता है और कहता है एक फ़ोटो ही तो है, इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी 1 महीने बाद तो मैं तुम्हारे पास वापस आ ही रहा हूँ। अगर इस तरीके का तुम्हारा बिहेवियर रहा तो मैं दोबारा तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। जिंगसू से कहती है तुमसे दोबारा शादी करनी किससे है। 1 महीने बाद वो दोनों कूल ऑफ पीरियड के बाद पूरी तरीके से अलग होने वाले थे।
जिंगसू वहाँ से जा रही थी। लियो से कहता है इतना ड्रामा करोगी तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूँगा, इस घर में फिर तुम्हें वापस नहीं आने दूँगा। जिंगसू वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे इस घर में कभी वापस आना ही नहीं था। जाने से पहले वो ली से बोल के गई थी, मेरा रिश्ता आज से तुम्हारे साथ हमेशा के लिए ख़त्म होता है। ली को तो लग रहा था कि जिंगसू उसे छोड़ करके कहाँ जाने वाली है। उसका तो कोई नहीं है इस दुनिया में, ऊपर से वो म्यूट है, बाहर की दुनिया उसे एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। इसी एरोगेंस में वो जिंगसू को छोड़ करके जीजी के साथ इंटीमेट होने के लिए चले जाता है। लड़कों को ऐसा क्यों लगता है कि अपनी बंदियों को छोड़ करके एक बार वो किसी के साथ इंटीमेट हो जाएंगे तो वह बंदियाँ उन्हें दोबारा एक्सेप्ट कर लेगी। ये रियलिटी है मेरी जान, मूवी नहीं है। जिंगसू स्नोफॉल वाले मौसम में पहली बार 10 साल बाद बाहर निकली थी। उसे हमेशा ही यहाँ पर उसके मॉम डैड का डेथ, उसका ट्रॉमा उसे याद आने लगता था। वो अकेले रो रही थी अपनी माँ बाप को याद करते हुए। तभी जो उसके लाइफ में आता है वो उसे बोलता है आई एम सॉरी, आने में थोड़ा देर हो गया। जिंगसू को वो वहाँ से लेकर के जाता है अपने घर, जहाँ पर कि जिंगसू ठंड से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी और वो उसे ब्लैंकेट वगैरह देता है। जिंगसू को जो की आइडेंटिटी के बारे में असलियत नहीं पता था। वो काफ़ी सालों से उसका बस एक नॉर्मल फ्रेंड था। उसने कभी जो को उस नज़रिए से भी नहीं देखा था और ना ही जानने की कोशिश की थी। कभी कभी वो जो के साथ बोलने की प्रैक्टिस किया करती थी। जो उससे कितना प्यार करता उसे तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। वो दोनों डिसाइड करते हैं एक बार जिंगसू का डाइवोर्स हो जाएगा तो वो जो से शादी कर लेंगे। तभी वहाँ पर उसे ली का कॉल आता है। वो उसे कहता है ज़्यादा ड्रामा मत करो, चुपचाप आधे घंटे में घर आ जाओ वरना फिर मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। जिंगसू को याद आता है उसके म्यूट होने की वजह से कॉलेज में जब कुछ लड़के उसे बुली करते थे तब ली ने बचाया था, लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अगली सुबह ली को पता चलता है कि जिंगसू अब तक घर नहीं आई है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब भी ड्रामा ही कर रही है। पिछली बार जब वो एक हफ्ते तक घर नहीं आया था तब जिंगसू कितना परेशान थी क्योंकि वो बोल नहीं पा रही थी। लेकिन अब शायद जिंगसू को इन बातों से कोई मतलब नहीं है और उसकी ये प्रॉब्लम ठीक भी हो चुकी है क्योंकि अब वो बोलने का प्रैक्टिस जो के साथ किया करती थी। इसी वजह से वो ठीक हो चुकी थी। जीजी यहाँ पर यही सोच रही थी, ली अपने बंदी अपने रियल वाइफ को छोड़ करके उससे सच्ची मोहब्बत करता है और वो उससे शादी करके उसके साथ थ्रू आउट द लाइफ लॉयल रहने वाला है। लेकिन ऐसा यहाँ पर कभी नहीं होता है। एक बार जो बंदी अपनी वाइफ को छोड़ सकता है भला दूसरी बंदी से सच्चा प्यार वो कहाँ ही कर पाएगा। वंस ए चीटर ऑलवेज ए चीटर। ली को ये सब कुछ काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा था क्योंकि जीजी उसकी लाइफ में नहीं थी। डिवोर्स के बाद सारा रिश्ता नया नया अच्छा ही लगता है। यहाँ पर ली को तो लग रहा था कि 1 महीने बाद वो खुद ही मुँह उठा करके जिंगसू उसके पास आ जाएगी। अगली सुबह जो ने यहाँ पर जिंगसू के लिए काफ़ी सारा ब्रेकफास्ट बनाया था। उसे कहता है आई एम सॉरी, तुम्हें कहाँ जाना था, मैंने कल पूछा नहीं, मौसम इतना ख़राब था, मैं सीधे ही तुम्हें अपने घर लेकर के आ गया। जिंगसू यहाँ पर उसे कहती है कोई नहीं, तुमने सही किया। जो जिंगसू को कहता है मैंने 20 रेस्टोरेंट का लिस्ट बनाया है इस 1 महीने में, जब तक कि तुम ली से अलग नहीं हो जाती तुम सारे रेस्टोरेंट में जाओ मज़े करे, तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिंगसू जानती थी कि जो इसलिए सब कुछ कर रहा है ताकि वो बिजी रह सके बस, और सच में उसका ये प्लान काम करेगा नहीं जब तक जिंगसू ट्राई नहीं करेगी। उसे पता कैसे चलेगा। जो जिंगसू के करीब जाने का कोशिश करता है लेकिन वो काफ़ी घबरा रही थी। जिंगसू ने अपना वीज़ा पासपोर्ट वगैरह सब बनवा लिया था। वहाँ से पेरिस जा रहे थे वो लोग 1 महीने बाद। जिंगसू 1 महीने अपने दोस्तों के साथ बिताती, सारे रेस्टोरेंट में ट्राई करती। वो धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल लाइफ आ रही थी। 1 महीने ली से अलग होते कब बीत गए उसे पता भी नहीं चला। फाइनली डिवोर्स वाले दिन ली जिंगसू से मिलता है। वो कहता है डोंट वरी, मैं जीजी को टच नहीं करूँगा। जैसे वो कहता है प्रोटेक्शन उसके पैकेट से निकल जाता है, वो भी यूज़ किया हुआ। जिंगसू को तो घिन आ रही थी ली से। दोनों यहाँ पर डिवोर्स ले चुके थे। ली उसे कहता है परसों मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। जिंगसू कहती है परसों हम मिल ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो जो के साथ पेरिस जा रही है। लेकिन वो जीजी के साथ इतना बिजी था कि जिंगसू के बातों को सुन ही नहीं पाता है और वहाँ से चले जाता है। ली को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि वो जिंगसू को हमेशा हमेशा के लिए खो चुका है। उसके जाते ही जो यहाँ पर जिंगसू को लेने के लिए आता है। वो कहता है तो चले हम फाइनली हमारी दुनिया में। जिंगसू को पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो कितनी फ्रीडम है उसके पास, कितना ज़्यादा वो फ्री महसूस कर रही है। जो यहाँ पर जिंगसू को अपने साथ लेकर के जाता है। वो दोनों आज पार्टी करने वाले थे और कल परसों पेरिस के लिए निकल रहे थे शायद। यहाँ पर लिली ली उसके दोस्तों के साथ थी। लिली
सबको शो ऑफ कर रही थी कि वो लोग के साथ ली के साथ हर रोज़ इंटीमेट हो रही है। उसके दोस्त उसे कहते हैं देख ले भाई कहीं जिंगसू सच में इस पर तुझे छोड़ के ना चल जाए, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देता है। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जो चाइना वापस लौटा है एक लड़की के लिए, और वो 1 महीने पहली बार चाइना में सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के लिए ही रहा है। लेकिन तभी उन्हें समझ नहीं आता कि हो सकता है कि वो जिंगसू से कनेक्टेड हो, क्योंकि जिंगसू तो एक म्यूट है, भला उसका क्या ही कनेक्शन हो सकता है। वो और जो दोनों ही इसी होटल में आते हैं। तभी जो को ऑफिस का कॉल आता है, वो जिंगसू को अंदर चलने के लिए बोलता है। जिंगसू अंदर जाती है, लिली की नज़र जिंगसू पर पड़ती है। वो ली को जानबूझ करके सुनाने लगती है, अगर जिंगसू को पता चला कि तुम हर रोज़ मेरे साथ इंटीमेट हो रहे हो तो कहीं वो तो उससे तुम्हें छोड़ तो नहीं देगी। ली हंसते हुए कहती है, अरे उसके मुंह से तो बोल ही नहीं निकलता है मेरे बिना, वो मुझे छोड़ के जाएगी कहाँ। उसके दोस्त ली के साथ जीजी का मजाक उड़ा रहे थे कि वो तो रात में बेड पर भी कुछ बोल नहीं पाती होगी, और ली भी उसके साथ इनके मज़े ले रहा था। जब जिंगसू ये बात सुनती है तो वो बहुत ही भड़क जाती है कि वो उसके फिज़िकल चीज़ों के बारे में इस तरीके से कैसे बोल सकता है। वो गुस्से में अंदर जाती है। फिर भी ली को कोई शर्म नहीं था, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट था, जिंगसू से छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली है। जिंगसू से कहती है, मतलब तुमने तो हाथ ही कर दिया, एक तो तुमने चीटिंग किया और ऊपर से तुम मेरी ऐसी बेइज्जती कर रही हो। जिंगसू उससे लड़ने का कोशिश करती है। ली गुस्से में जिंगसू को वहाँ से धक्का दे देती है। वो गिरने वाली थी, तभी जो आकर के उसे संभाल लेता है। वैसे तो जो को बहुत गुस्सा आ रहा था ली को जाके पीटने का, लेकिन जिंगसू उसे रोक लेती है और कहती है, हम अपना मूड ख़राब नहीं करते। वो और जो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर ली और उसके दोस्तों के पास ये नोटिफिकेशन आता है कि जो को किसी लड़की के साथ देखा गया है। वो फ़ोटो देखने के बाद वो लोग देख के शौक हो जाते हैं कि जो के साथ वो लड़की कोई और नहीं, असल में जिंगसू है। जब ये चीज़ ली देखता है तो वो जिंगसू को कॉल करता है, लेकिन वो उसका फ़ोन कट करके उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। वो अपने दोस्तों के नंबर से कॉल करता है तो वो उन्हें भी ब्लॉक कर देती है। अब ली को लगने लगा था कि जिंगसू ये सब कुछ ड्रामा कर रही है, भला जो जैसे बंदे के साथ उसका कोई कनेक्शन कैसे हो सकता है। लेकिन जो और जिंगसू के जाने के बाद जो का भेजा हुआ बंदा यहाँ पर आता है। ली जीजी और उसकी चमचों की अच्छी खासी यहाँ पर पिटाई लगा देता है। मार खाने के बाद ली और जीजी घर पर सो रहे थे। रात में उसे प्यास लगता है, वो जीजी से पानी मांगता है। वो उसे नॉर्मल वाटर देती है, लेकिन उसे तो हनी वाटर पीने का आदत था, और अब वो जिंगसू को मिस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ना जाने जिंगसू किधर है, और लिली को ऐसा लग रहा था कि ली अब जिंगसू के बारे में सोच रहा है तो कहीं वो उससे सच में रीमैरिज करने के बारे में ना सोचे। जो जिंगसू को अपने नए घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो दोनों कुछ दिनों के लिए रहने वाले थे। पेरिस जाने से पहले जो ने जिंगसू के लिए अपने हिसाब से काफ़ी सारे ड्रेसेस वगैरह बाय किए थे। उसे नहीं पता था कि जिंगसू को क्या पसंद है और क्या नहीं। वहाँ पर वो जिंगसू को उसका हेयर पिन दिखा के पूछता है, क्या ये हेयर पिन उसे याद है। जिंगसू कहती है नहीं। असल में जो भी ऑटिज्म से गुजर रहा था, जब वो छोटा हुआ करता था तब पहली बार वो जिंगसू से मिला था। उस समय यहाँ पर उसके मॉम डैड जिंदा हुआ करते थे। जिंगसू ने जो को सपोर्ट किया था, उसे मोटिवेट किया था। अगले कुछ दिनों तक वो दोनों दोस्त बन के रहते हैं, और वो यहाँ पर जो से अच्छी फ्रेंडशिप कर लेती है। अंटिल वन डे जिंगसू के मॉम डैड उसे वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। जो अगले 10 सालों तक जिंगसू को ढूंढ रहा था। जैसे ही उसे प्रपोज करने के लिए जाता है, देखता है कि जिंगसू का बॉयफ्रेंड ली बन चुका है, तो वो उसकी लाइफ नहीं डिस्टर्ब करने का डिसाइड करता है। जिंगसू का हेयर पिन उसने उसी समय से संभाल करके रखा हुआ था, लेकिन जिंगसू को वो हेयर पिन याद नहीं था, और अब भी याद नहीं आता है। तो जो उसे वहाँ पर उस हेयर पिन के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिंगसू वापस से एक बोझ, एक एहसान की वजह से उसके साथ रहे। लेकिन वो जिंगसू को पास देख करके उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। जिंगसू उसे रोकते हुए कहती है कि वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, उसे थोड़ा वक्त और चाहिए। जो उसे सॉरी बोलते हुए कहता है ठीक है, जब तक वो उसे शादी नहीं कर लेती तब तक वो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए तैयार है। तो वो दोनों आज ही जा कर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जिंगसू खुश थी, ली से मूव ऑन करने के लिए उसे काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है।
इधर जो ने जिंगसू को अपनी कंपनी में जॉब ज्वाइन करने के लिए बोला था। उसे याद आता है ली उसे कहीं काम भी करने नहीं देता था, वो उसे घर में बंद करके रखता था और जो उसे मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। जिंगसू को जब जॉब वो अपनी कंपनी में देता है तब सारे लोग यहाँ पर उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे कि बिना इंटरव्यू के ही जिंगसू यहाँ कैसे आ सकती है। वहाँ पर एक ली का फ्रेंड आता है, जिंगसू को यहाँ देख करके शौक हो जाता है। उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तुम तो गूंगी हो, तुम भले ही नॉर्मल दुनिया में काम कैसे कर सकती हो। सारे ही लोग ऑफिस के सुन के शौक हो जाते हैं, जिंगसू गूंगी है फिर भी यहाँ पर ली के कंपनी में वो जॉब कैसे कर सकती है। तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक बड़ा कस्टमर आया है जिसकी कि बेटी असल में म्यूट है और वही ये डील साइन करने वाली है। तो क्या यहाँ पर किसी को म्यूट की भाषा आती है? जिंगसू कहती है हाँ मुझे आता है। तो वो यहाँ पर उस कस्टमर से जाती है बात करने के लिए। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। जिंगसू थोड़ी नर्वस थी, वो पहली बार इन चीज़ों को हैंडल कर रही थी। ऊपर से डीमोटिवेट करने के लिए ली का फ्रेंड तो वहाँ पर था ही, फिर भी जो यहाँ पर उसका सपोर्ट करता है और वो जिंगसू से कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकती हो। जो कि मोटिवेट करने से जिंगसू को अच्छा लगता है और वो ये कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी आसानी से संभाल लेती है, जिस वजह से कि जो कि कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। और ली का फ्रेंड भी ये देख के शौक हो जाता है कि जिंगसू तो आराम से बोल पा रही है, इससे तो अब बोलने में कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तुरंत ही यहाँ पर ली को कॉल करता है और उसे ये बातें बताने लगता है। ली को भरोसा ही नहीं होता, वो वीडियो बना के भेज रहा था तो जो बीच में आके उसे रोक लेता है। कहता है मैं कुछ सालों से चाइना में क्या नहीं रहा, तुम अपने बाप को भूल गए। दोबारा अगर ली का कोई भी न्यूज़ जिंगसू तक पहुँचा तुम्हारी वजह से तो भूल जाना, तुम्हारी फैमिली भी यहाँ इस फील्ड में है। उसका फ़ोन वो एक्वेरियम में डाल देता है। इधर जिंगसू ने कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए लेके आया था तो सारे लोग समझ जाते हैं कि जिंगसू टैलेंटेड है, तभी उसे यहाँ पर रखा गया है। वो लोग यहाँ पर जिंगसू को अप्रिशिएट करने लगते हैं। इधर ली के पेट में दर्द हो रहा था, वो घर के मेड को सूप बनाने के लिए कहता है। मेड कहती है कि हर बार की तरह जिंगसू ही वो सूप बनाया करती थी, मुझे नहीं पता उस सूप की रेसिपी। ली को याद आता है पहले जब भी हैंगओवर के बाद जिंगसू उसके लिए सूप बनाती थी तो ली वो सूप का कभी अप्रिशिएट नहीं करता था और अब उसके पेट में दर्द हो रहा है। वो सोचता है कि लगता है जिंगसू को जाकर के थोड़ा मनाने का ड्रामा करना ही पड़ेगा, वरना घर की फ्री की नौकरानी जो चली जाएगी। वो जिंगसू से मिलने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ जिंगसू जो के साथ थी, जो कि उसे अप्रिशिएट कर रहा था तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो उसे कहता है कि फाइनली अब मैं तुम्हारा ट्रू सेल्फ देख पा रहा हूँ। वो दोनों यहाँ पर करीब तो आते हैं, लेकिन जो जानता था कि जिंगसू इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है तो वो बस उसके फॉरहेड पर किस करके ही रुक जाता है। जिंगसू भी जो के इंटेंशंस को समझ रही थी। उसे पूरी रात जो के बारे में सोच के नींद नहीं आता है। अगली सुबह जो जिंगसू को कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ कंपनी ले करके जाने वाला हूँ। जिंगसू से कंपनी के साथ जाती है। गेट पर ली से मिलता है। वह जिंगसू से झूठ मूठ का माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई नो तुम जीजी को पसंद नहीं करती हो, मैं कुछ दिनों में उससे बोर होकर उसे छोड़ दूंगा, तुम घर चलो। जिंगसू कहती है तुम भूल रहे हो हमारा डाइवोर्स हो चुका है और मैं दोबारा तुम्हारे पास कभी नहीं आने वाली हूँ, तो तुम यहाँ पर अपना ड्रामा ख़त्म करो। और हाँ, मैंने किसी और से शादी कर ली है तो तुम अपने लाइफ में खुश रहो और जो प्रॉपर्टी डिवीज़न के पेपर्स मैंने दिए हैं उन्हें शाइन कर दो। वो कहता है तुम बेकार में ही जो के पीछे पड़े हुए हो, वो कभी तुम्हें भाव नहीं देगा, वो हमसे बहुत ही अमीर है। जिंगसू कहती है बेहतर वही है ना कि वो मेरे साथ है, तुम्हारी तरह वो चीटर नहीं है, जो है सच सामने है। तुम्हारी तरह 10 साल डेट करने के बाद वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। ये कह के जिंगसू कंपनी में अंदर चली जाती है। जो यहाँ पर कॉल करके ली को वहाँ से बाहर फेंकवा देता है ताकि वो जिंगसू को परेशान ना करे। ली को उसके फादर का कॉल आता है, वो उस पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। इधर चीज़ी देख लेती है कि ली जिंगसू से वापस मिलने के लिए गया है। अब उसे इस बात का गुस्सा आता है कि वो उसे छोड़ करके वापस से अपनी एक्स वाइफ के पास कैसे जा सकता है। इधर जिंगसू लिफ्ट में जा रही थी तभी वो जो को देखती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं जो को इस बारे में पता तो नहीं चल गया। इन्हें यहाँ पर नहीं पता था कि जिंगसू जो है वो जो की रियल वाइफ है। वो जिंगसू को ऑफिस में अंदर आने के लिए बोलता है। जिंगसू काफ़ी नर्वस नज़रों से जो को देख रही थी। उसे लगा था कि अगर ली को वो यहाँ देख लिया होगा तो फिर ना जाने वो क्या सोचेगा।
अब यहाँ पर जो जिंगसू से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछता है। दोनों नॉर्मल इधर उधर की बातें करते हैं और जिंगसू अपना काम करने के लिए चली जाती है। जो भी अपने ऑफिस में लगा हुआ था। थोड़ी ही देर में जिंगसू जो को कॉफ़ी डिलीवर करने के लिए जाती है। जैसे ही वो कॉफ़ी डिलीवर करने के लिए जो के पास जाती है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जेलस होकर के आगे बढ़ के जिंगसू को किस कर लेता है। जिंगसू को यहाँ पर जो के इस बिहेवियर से थोड़ा शौक थी। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें ली के साथ देखा था और मुझे काफ़ी जेलसी हो रही थी। जिंगसू से कहती है कि हाँ, मुझे वो वापस ले जाने के लिए आया था, लेकिन मैं उसके साथ वापस किसी हालत में नहीं जाने वाली हूँ। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलती है तभी जीजी यहाँ आकर के जिंगसू को थप्पड़ मार देती है और उसे उनके और ली के बीच के रिश्ते की थर्ड पार्टी कह रही थी। अब जिंगसू भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो कहती आज से 10 साल पहले ली मेरे साथ रिलेशनशिप में था। उसने खुद मुझे प्रपोज किया था। हम दोनों शादीशुदा थे। तब तुम बीच में आई, मेरे पति के साथ इंटीमेट हुई। मिस्ट्रेस और थर्ड पार्टी तो तुम हो और मुझे कह रही हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आजकल के मिस्ट्रेस इतनी एरोगेंट हो गई हैं, रिश्ते तोड़ने के साथ साथ घर तोड़ने के साथ साथ पब्लिकली इतने एरोगेंट होकर के घूम रही हैं। जो जिंगसू के रवैये को देख रहा था और वही कॉन्फिडेंस वो जिंगसू को देना चाह रहा था और फाइनली जिंगसू में धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आ रहा था। कंपनी के लोगों को जैसे ही पता चलता है कि असल में जीजी जो है वो होम ब्रेकर है, एक थर्ड पार्टी है, तो वो लोग उसका इंसल्ट करने लगते हैं और जीजी को गार्ड्स के थ्रू वहाँ से बाहर फेंकवा दिया जाता है। जीजी के जाने के बाद जो जिंगसू से मिलने के लिए आता है और उसे कहता है तुमने सही किया। उसका मूड ठीक करने के लिए वो उसे पेस्ट्री शॉप पर लेकर के जाता है। ना जाने कितने टाइम बाद जिंगसू यहाँ पर पेस्ट्री खा रही थी। उसने जो के लिए भी वो चीज़ें पैक कराई थी। उसे काफ़ी अच्छा लगता है अपने रियल लाइफ में वापस आकर के। वो दोनों घर जाते हैं। जिंगसू के लिए जो ने एक लिटिल पपी बाय किया था। जो और जिंगसी के बीच वापस से रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं और जो जिंगसी को किस करने लगता है। वो धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहा था क्योंकि उससे पता था कि जिंगसू का दिल अभी अभी ही टूटा है। जिंगसू को जो में अब एक परफेक्ट पार्टनर नज़र आने लगा था जो कि उसका हर वक्त सपोर्ट करे। अगले दिन वो दोनों अपने शादी के सारे प्रोसेस को फाइनली कंप्लीट करते हैं एंड आफ्टर दैट घर लौटते हैं। वहीं दूसरी तरफ ली अब भी इसी ओवर कॉन्फिडेंस में था कि जिंगसू सिर्फ टैंट्रम थ्रो कर रही है। वो उसे छोड़ करके कभी भी जो से शादी नहीं करने वाली है। लेकिन वापस से सोशल मीडिया पर न्यूज आता है जो और जिंगसू के बारे में। इधर दूसरी तरफ हम लोग जिंगसू को देखते हैं जब वो घर जाती है। जो ने ये सब कुछ सरप्राइज उसके लिए प्लान किया हुआ था। वो और जिंगसू यहाँ पर अपना हनीमून मनाते हैं। अगली मॉर्निंग वो काफ़ी टायर्ड थी और काफ़ी शर्मा रही थी। जो यहाँ पर आता है और उसे छेड़ रहा होता है। जिंगसू से कहती है कि बस भी करो, कितना तुम मुझे परेशान करोगे। जो जिंगसू को अपने साथ उसके मॉम डैड के ग्रेव पर लेकर के जाता है जहाँ पर कि जिंगसू अपनी मॉम डैड को बताती है कि जो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से रख रहा है और वो ली से अलग हो चुकी है। आफ्टर दैट जो जिंगसू को शॉपिंग करने के लिए लेकर के जाता है उसी शॉप में ली और जीजी भी आते हैं। यहाँ पर वो लोग जिंगसू को देखते हैं लेकिन उन्हें मना कर दिया जाता है कि जो ने यहाँ पर ऐसे जो शॉप है वो बुक कर दिया है तो उन्हें आपको भी एंट्री नहीं मिलने वाली है। जिंगसू यहाँ पर नया ड्रेस पहन करके आती है। उसमें वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। जो उसके लिए वो ड्रेस बाई कर देता है। वो उसे ले करके एक पार्टी में जाने वाला था और ली को ऐसा लग रहा था कि जिंगसू ये पार्टी ये ड्रेसेस उसकी मॉम के बर्थडे पार्टी के लिए ख़रीद रही है। वो दोनों वहाँ से पार्टी के लिए निकलते हैं। जो पहले ही पार्टी में जा चुका था और थोड़ी देर में जिंगसू उस पार्टी में आने वाली थी। यहाँ पर ली को लगता है कि वो अब भी उसको सिर्फ ऐसे ड्रामा ही दिखा रही है। जिंगसू यहाँ पर आती है। लियो से कहता है मुझे पता था तुम मेरे बिना रह ही नहीं सकती, देखो मुझसे मिलने के लिए तुम आई है ना। जिंगसू कहती है मैंने कब कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, मैं जो की वजह से यहाँ पर आई हुई हूँ। जो और ली के मॉम डैड इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। जब ली जिंगसू का पीछा नहीं छोड़ रहा था तब वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। जिंगसू ली के मॉम डैड को क्लियर कर देती है कि ली ने मुझे धोखा दिया है और मैं इससे अलग हो चुकी हूँ, डाइवोर्स ले चुकी हूँ। अब प्रॉपर्टी डिवीज़न के पेपर पर मैं इसे साइन करने के लिए बोल रही हूँ और ये नहीं कर रहा है।
ली यहाँ पर उन पेपर्स पर साइन करने से वापस मना कर देता है। तभी जो यहाँ पर आता है और वो ली की पिटाई लगाता है, चीज़ों को क्लेरिफाई करता है कि जिंगसू उसकी लीगल वाइफ है। ली के मॉम डैड को धमकी देता है कि अगर ली ने जिंगसू का पीछा नहीं छोड़ा तो ये उसकी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके पेरेंट यहाँ पर ली को रोकते हैं और उन पेपर्स पर साइन करने के लिए बोलते हैं। ली को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जिंगसू ने सच में जो से ही शादी कर लिया, क्योंकि इस ढक्कन को तो अब भी लग रहा था कि पूरी लाइफ के लिए जिंगसू उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन के रह गई है। वो चाहे उसके साथ जो भी करे वो कभी उसे छोड़ करके नहीं जाएगी। वो वहाँ से जा रही थी तो ली जिंगसू और जो के पीछे पीछे जाता है। वो जिंगसू से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुमने जो से शादी नहीं किया है। लेफ्ट में जिंगसू जो को किस कर लेती है, ये दिखाने के लिए कि वो और जो अब साथ में है और ली का उसके लाइफ में कोई जगह नहीं है। घर जाने के बाद जिंगसू यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी जो कुछ हुआ लिफ्ट में उसके और जो के बीच में। लेकिन दोबारा यहाँ पर उनके बीच रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट होता है। वो और जो दोनों यहाँ पर वापस से अपना हनीमून मनाते हैं। नेक्स्ट डे जब जिंगसू शॉपिंग कर रही थी जो के लिए, तभी ली वहाँ पर आती और वो रिंग दिखा के शो ऑफ कर रही थी। ली ने उसे प्रपोज किया है, वो और ली दोनों ही शादी करने वाले हैं। जिंगसू हंसते हुए कहती है, बहन तुम्हें दूसरों की छोड़ी हुई चीज़ें लेने का बहुत शौक है। जिस रिंग को तुम ये दिखा रही हो, जो रिंग तुम ये मुझे दिखा रही हो, वो रिंग असल में जो ली ने मुझे प्रपोज किया था। भरोसा नहीं है तो देख लो, एक तो तुम में लूज है और दूसरा उस पर मेरा और ली का फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है। जी ये देख करके शौक हो जाती है। जिंगसू से कहती है कि ली ने तुम्हें झूठ बोला है, असल में मेरी कंपनी ली की फैमिली संभाल रही है। आफ्टर डाइवोर्स अब वो कंपनी मेरी हो चुकी है। मैं बहुत ही अमीर हूँ, ली से भी ज़्यादा अमीर हूँ। तुम्हें लगता है ली सच में तुमसे प्यार करेगा? वो कभी तुमसे प्यार नहीं कर सकता। उसे हर वक्त एक नया चेहरा, एक यंग गर्ल चाहिए थी। कल मैं थी, आज तुम हो, कल कोई और होगा। तो गलत इंसान चूज कर रही हो अगर उससे शादी करने वाली हो तो। वो बस उसे वार्न करके वहाँ से चली जाती है। जिंगसू के जाती ही जीजी तो शॉक्ड हो जाती है। ली वहाँ पर आता है, उसे कहती है, देखो ना मैं तुम्हारे लिए जो शर्ट लेने वाली थी जिंगसू मुझसे छीन ली। शायद वो तुम्हें वो शर्ट देना चाह रही है, तुम्हें ना उसे सबक सिखाना पड़ेगा मेरे लिए। अब ली को तो यहाँ पर लग रहा था कि जिंगसू अभी उसका केयर करती है, तभी तो वो उसके लिए शर्ट खरीद रही है। वहीं दूसरी तरफ जिंगसू जो को जा कर के वो गिफ्ट देती है, जो कि उसे वो शर्ट बहुत पसंद आता है। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। जो ने जिंगसू के लिए उसके मॉम डैड का फ़ोटो वापस से रिपेयर करवाया था। अब जिंगसू को समझ में आ रहा है, असल में कोई आपसे प्यार करता है तब कैसा महसूस होता है। ये फीलिंग तो ली ने कभी उसे दी ही नहीं थी। यहाँ पर ली की मॉम जिंसू को कॉल करके बुलाती है। जिंसू जाती है तो प्रॉपर्टी डिवीज़न का पेपर सब कुछ क्लियर हो चुका था। जिंसू को उसके हिस्से की उसके मॉम डैड की कंपनी मिल गई थी। अब वो कहती है फिर भी हमारा रिलेशन आगे बना रहेगा। जिंसू कहती है, आंटी मेरा आपके बेटे की वजह से आपकी फैमिली से भी अब कोई रिलेशन नहीं रहने वाला है। मैंने जो उसे शादी कर लिया है, तो अगर आपकी फैमिली से रिलेशन रखूँगी तो ये उसके लिए गलत होगा। ऐसा करके वो वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन वो ऐसे गूंगे बहरों बच्चों के लिए, लोगों के लिए चैरिटी ऑक्शन किया करती थी, या फिर ये कहे कि जो क्रिएट किया करता था और जिंगसू वहाँ अटेंड किया करती थी। ली जीजी के साथ वहाँ पर जाता है। जिंगसू को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था अब ली को जीजी के साथ देख करके। एक वक्त के बाद इंसान के इमोशंस एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए पूरे तरीके से ख़त्म ही हो जाते हैं। चाहे वो जीजी से कितना भी क्लोज होकर के दिखा ले, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ऑक्शन स्टार्ट होता है। जिंगसू जानबूझ करके उसका प्राइस बढ़ाई जा रही थी और ली यहाँ पर 10 मिलियन में उसे खरीद लेता है। अब वो से तो ऐसा लग रहा था कि उसने जिंगसू को हरा करके वो खरीद लिया है, लेकिन जिंगसू हंसते हुए कहती है, शायद तुम भूल रहे हो कि ये जो है वो क्रिएट करता है, तो जितने पैसे मिलेंगे वो उसके पास जाएंगे, तो इसीलिए तो मैंने इनके प्राइसेस बढ़ाए थे। जिंगसू हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। ली और जीजी का तो मुंह ही बन जाता है।
जिंगसू के वहाँ से जाते ही ली को उसके मॉम डैड का कॉल आता है। वो लोग ली पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे कि 10 मिलियन उसने कहाँ बर्बाद कर दिए। ली को नहीं पता था कि वो लोग क्यों ही उस पर गुस्सा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, तो वो यहाँ पर क्यों उन पर गुस्सा कर रहे हैं। तब उसके मॉम डैड बताते हैं कि तुम्हें जो ये हर महीने का 10 मिलियन और 20 मिलियन का पॉकेट मनी मिलता था ना, वो जिंगसू की वजह से मिलता था। उसकी कंपनी हम लोग संभालते थे तब मिलता था, उसके बिना हम लोग कुछ नहीं है। ली को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि जिंगसू नहीं बल्कि ली उसके बिना कुछ नहीं है। अगले दिन जिंगसू बैठ करके अपना मीटिंग कर रही थी, तभी जो यहाँ पर आ जाता है। अब उसके कंपनी के सारे लोगों को पता चल जाता है कि जो और जिंगसू असल में हस्बैंड वाइफ है। वो लोग तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिंगसू अपने दोस्तों से मिलती है तो वो लोग कहते हैं कि ली तुम्हारे लिए सही नहीं था, तुम उस समय उसके साथ थी, इसी वजह से हमने कभी तुम्हें बताया नहीं। वो हमेशा ही तुम्हें एक बोझ की तरह ट्रीट करता था और ये चीज़ें हमें भी साफ तौर पर दिखाई दिया करती थी। जिंगसू थोड़ी ड्रंक थी, वो वॉशरूम में जाती है अपने आप को हैंडल आउट करने के लिए, तभी ली वहाँ पर आ जाता है। वो जिंगसू के साथ इंटीमेट होने का कोशिश करता है। जिंगसू यहाँ पर उससे भड़क करके ये कह के कि हम दोनों डाइवोर्स हो चुके हैं, वहाँ से जाने लगती है। ली जिंगसू को जाने नहीं दे रहा था। जो बीच में जिंगसू को सेव करने के लिए आ जाता है और ली की ज़बरदस्त वाली पिटाई लगाता है। जो को यहाँ पर जिंगसू रोकती है क्योंकि वो उसे जान से ही मार डालेगा और वह ऐसा नहीं चाहती थी कि जो यहाँ पर कोई क्राइम करे। वो जो को वहाँ से लेकर के जाती है और घर पर जा कर के उसका फर्स्ट एड करती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगली मॉर्निंग जिंगसू की नींद खुलती है। जो को उसे मैसेज देखता है कि रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए आ रहा हूँ। वो जिंगसू को एक प्लेस पर लेकर के जाना चाह रहा था। जो के साथ जिंगसू जब उस प्लेस पर पहुँचती है तो उसे ध्यान आता है ये तो वही प्लेस है जहाँ पर कि वो अपना म्यूजिक का परफॉर्मेंस दिया करती थी। उसे पियानो बजाना बहुत ही पसंद था। शादी के बाद तो ली से उसने ये सब कुछ छोड़वा ही दिया था। यहाँ पर उसे ये सारी चीज़ें देख करके उसकी फ्लैशबैक की मेमोरी याद आने लगती है। जो जिंगसू को बता रहा था कि उसने जिंगसू को यहाँ कई बार देखा है। वो उसके शोज अटेंड करने के लिए आया करता था। जिंगसू को जो के बारे में कुछ भी नहीं आता, लेकिन उसे ये बात जान करके अच्छा लगता है कि जो उसका ख्याल करता था पहले भी। वहीं दूसरी तरफ ली और जिजिया शादी कर रहे थे, लेकिन उसका ध्यान जिंगसू पर था। उसके दोस्तों से जैसे उसे पता चलता है कि जिंगसू आज जो के साथ पेरिस निकल रही है तो वो अपने दोस्तों पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। उन लोगों ने उसे ये बात क्यों नहीं बताया। वह एयरपोर्ट पहुंचता है जहां पर कि जो और जिंगसू वहां से जा रहे थे। ली जिंगसू को अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है। जिंगसू से कहती है, पगला गए हो क्या, तुम जीजी से शादी करने वाले हो, हमारे बीच अब कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैंने तुमसे डाइवोर्स ले लिया और अब जो मेरे लाइफ का रियल लव है मैं उससे प्यार करती हूँ। ये कह के वो जो के साथ वहाँ से चली जाती है। ली को तो जो के गार्ड्स ही संभाल लेते हैं और इधर जीजी को एहसास हो चुका था कि जिंगसू ने सही कहा था। ली कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकता है। आज जिंगसू थी, फिर जीजी और उसके बाद कोई और। वो जिंगसू को कॉल करके कहती है, ज़्यादा खुश मत होना, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जैसी गूंगी को जो की फैमिली एक्सेप्ट करेगी। जिंगसू कहती है, इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। जो जिंगसू को अपने फैमिली से मिलने के लिए लेकर के जाता है। वैसे जिंगसू ने भी कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जो की फैमिली उसके साथ बहुत ही प्यार से बिहेव करती है जैसे कि जिंगसू उनकी अपनी बेटी हो। जिंगसू को उनसे मिल करके बहुत ही अच्छा लगता है। जो की फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनफैक्ट शुरू में तो उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जो ने फाइनली जिंगसू से ही शादी कर लिया। वो भी जानते थे कि जो कितने सालों से जिंगसू से प्यार करता है। रात में ली था, वो जिंगसू के बारे में फेक न्यूज़ फैला देता है कि जो ने उसकी वाइफ को उससे छीन लिया, जिस वजह से कि उसके शेयर्स पर असर पड़ने लगते हैं। लेकिन जो नहीं चाहता था कि जिंगसू को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो वो उसे ये बात पता ही नहीं लगने देता है। वो अपने तरीके से इन चीज़ों को हैंडल आउट कर रहा था। अगले दिन जिंगसू अकेले ही कंपनी जाती है। वो सेक्रेटरी से जो के बारे में पूछती भी है, लेकिन उसका सेक्रेटरी उसे बातों में घुमा देता है। फिर भी जो को न्यूज़ के थ्रू पता ही चल जाता है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है और ली क्या तमाशा कर रहा है।
जिंगसू को रहा नहीं जाता है, वो जो को अकेले ही ये चीज़ें हैंडल आउट करने के लिए नहीं छोड़ने वाली थी, तो वो वहाँ चली जाती है जहाँ पर कि इतने सारे रिपोर्टर्स को देख करके उसे वही सारी रात याद आने लगती है जिस रात उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था। वो बहुत ही परेशान होने लगती है और जो यहाँ पर उसे संभाल रहा था। जिंगसू खुद को काम डाउन करती है और मीडिया को फेस करती है। वो यहाँ पर अपने और ली की रिश्ते की सच्चाई सबके सामने खोल करके रख देती है। किस तरीके से माँ बाप के गुजर जाने के बाद ली की फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया। इतने सालों तक उन लोगों ने उसकी कंपनी संभाली। ली भी उससे प्यार करने का दावा करता था। शादी के कुछ महीने बाद ही उसने किस तरीके से जीजी के साथ मिल करके उसे धोखा दिया। जीजी के लिए उसने उसे डाइवोर्स दिया। डाइवोर्स भी उसकी खुद की मर्जी थी, धोखा भी उसने खुद ही दिया था। ली से अलग होने के बाद मैंने जो से शादी कर लिया। मैंने कोई किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही जो ने मुझे किसी से छीना है। ली से प्रॉपर तरीके से अलग होने के बाद, डाइवोर्स सर्टिफिकेट रिसीव करने के बाद मैंने लीगली जो से शादी किया है। और ये बातें सारे यहाँ पे प्रूफ में दिखा रही थी और साथ ही में ली और जीजी का इंटीमेट होने वाली चीज़ें भी वो पूरी पब्लिक कर देती है, क्योंकि जब कीचड़ उछल ही रहा है तो पूरे तरीके से हो। वो अपने पति को बदनाम होते हुए नहीं देख सकती थी। वो ली से कहती है, तुमसे गिरा हुआ इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। पता नहीं मैंने तुमसे प्यार क्यों ही किया। मुझे अफसोस है कि मैं ज़िंदगी में कभी तुमसे मिली थी। तुमने मेरे साथ ना जाने कितना कुछ बुरा किया। मुझे ऐसे ख़राब मौसम में छोड़ दिया उस अपनी मिस्ट्रेस के लिए। तब मेरे पास क्यों आ रहे हो तुम? जो यहाँ पर बाकी का मैटर संभाल लेता है और जिंगसू को वहाँ से लेकर के जाता है। जिंगसू ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल आउट किया था। जो खुश था। अब जो जी की फैमिली थी वो बैंकरप्ट हो रही थी, क्योंकि वो लोग अब तक इतने अमीर सिर्फ और सिर्फ जिंगसू के वजह से ही हुए थे। ली की माँ जिंगसू से मिलने के लिए आती है, उसे माफ़ी मांग करके कंपनी संभालने के लिए कहती है, लेकिन जिंगसू साफ तौर से मना कर देती है। आंटी, मैं जो के साथ ये गलत नहीं कर सकती, वो मेरा लीगल हस्बैंड है। मैं अपने एक्स हस्बैंड के फैमिली से मिलूँगी तो उसके लिए गलत होगा। वो ली की माँ को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जो जिंगसू को वहाँ पर लेने के लिए आता है और वो दोनों वहाँ से अब अपने शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। एक तरफ ली जहाँ बैंकरप्ट हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जिंगसू की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही थी। किसी भी रिलेशनशिप में चीटिंग ही एक ऐसा धोखा होता है जिसके बाद वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता, और चीटिंग हमेशा ही एक ऑप्शन होता है, एक चॉइस होता है सामने वाला इंसान का, कोई मजबूरी नहीं होती है। यहाँ पर जब ली बैंकरप्ट हो रहा था तब जीजी भी उसे छोड़ देती है। वो भी उसके साथ अब नहीं रहना चाह रही थी, लेकिन जीजी ने जो किया था इतने दिनों में जिंगसू के साथ रिलेशनशिप में धोखा, उस वजह से पुलिस जीजी को पकड़ के लेकर के जाती है। भले ही कुछ महीनों के लिए जीजी को जेल होता, लेकिन उसे भी जेल हो जाता है। मतलब ओवरऑल बोला जाए तो ली के लाइफ के लगे पड़े थे। वो जो और जिंगसू की शादी में जाता है, कैप लगा करके, फेस छुपा करके। जिंगसू जो के साथ हैप्पीली और आफ्टर वाले सीन में रह रही थी और ली की लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। और इस सेटिस्फाइंग एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर एंड होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इसी टाइप की स्टोरीज आप लोग चाहते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ दीदी हमें इसी टाइप की स्टोरीज चाहिए। कमेंट में मेंशन करोगे तो ही इस टाइप की स्टोरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, वरना वही रेगुलर बेसिस के रोमांटिक स्टोरीज वापस से मेरे चैनल पर आने वाले हैं। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं, तब तक हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।